नमस्कार, राम राम। स्वागत है सबका बूस्टर अकेडमी पे। और आज हमारे साथ कुलदीप जी बिश्नोई हैं, जो कि नोखा के रहने वाले हैं। रैंक 221 है और इनसे आज हम लोग स्पेशली आरएस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सफलता के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुलदीप से मेरा मिलना जरूर इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हुआ पहली बार, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ पर थे। लेकिन कुलदीप और कुलदीप के भाई भाई साहब जो है बलवंत, हम दोनों एक ही बैच से थे इंजीनियरिंग में। ये बाद में पता जब हमें चला, जब इंटरव्यू प्रोग्राम में हम पहली बार मिले। तो कैसा रहा ये सफ़र, और सिलेक्शन के बाद क्या खुशी रही? सर ये सफर बहुत अच्छा था। असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन जितनी असफलता थी उतनी सफलताएं आती गई। तो ये दोनों का एक मिश्रण था, लेकिन बहुत अच्छा सफर था सर। तो रिजल्ट चेक सबने सामूहिक रूप से बैठ के किया, पहली रात इंतजार किया था? नहीं सर, पहली रात तो बहुत 1-1:30 बजे तक इंतजार किया था, टेलीग्राम ग्रुपों के अंदर जुड़े हुए थे। हाँ। बट अगले दिन सुबह जब रिजल्ट आया तब ये था कि हो 5 सकता है बजे जल्दी आएगा। जल्दी रिजल्ट भी दे दे, या फिर 7-8 बजे, 5 बजे। हाँ। लेकिन वो छोटा भाई टेक्नीशियन है, तो वो सर्च करता रहता है। हाँ। तो उसने फोन करके बता दिया था। सारे रिजल्ट उसने ही देखे हैं आज तक। आगे तो उसने देखा तो है। उसने देख के कॉल करके बता दिया था 221। तो और उससे इससे पहले पहले आपकी जो रही असिस्टेंट कमांडेंट में आप रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसमें क्या क्या सफलता रही, और ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की? सर, कंपटीशन एग्जाम की जर्नी मेरी 2020 में, जब मैंने 12वीं करी थी। 2020 में मैंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से 12वीं करी थी। उस टाइम सर मैंने एनडीए की परीक्षा दी थी। तो एनडीए की परीक्षा में मेरे लिखित परीक्षा में तो एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिनमें मैं असफल रहा अभी तक की जर्नी में सर। एक दो ऐसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट के कभी ऐसे दिए हों, उनको छोड़कर मैंने एसएसबी दी, 12-15 एसएसबी दी। तो जब वो उतनी एसएसबी मैंने दी, तो उन एसएसबी के अंदर मैं जरूर शायद अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। एनडीए, सीडीएस, एफके, टेक्निकल एंट्री, सभी एसएसबी को मिला के लगभग 15 के आसपास मैंने एसएसबी दी। लेकिन उसमें सर मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। तो 2023 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन करी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जाम्स थे, मान लो सीडीएस, एफकेट हो गए, इनको देना शुरू किया। बट साइड बाय साइड से तैयारी शुरू कर दी थी कि असिस्टेंट कमांडेंट की, जो यूपीएससी करवाती है वो पेपर। तो उसकी जब तैयारी शुरू करी तो 2023 के अंदर ग्रेजुएशन के साथ वो अटेम्प्ट दिया सर मैंने। ओके। तो जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मेरा फिजिकल कॉल आया, फिर इंटरव्यू कॉल आया। फिर सर मेरा अंतिम रूप से चयन 1 नंबर से नहीं हुआ सर 2023 के अंदर। ओके। इतनी सफलता के बाद अब इस बार मुझे लगा कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा कि भाई असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे, सेम ए ग्रेड ग्रुप ए ऑफिसर। बट उस साल मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से नहीं हुआ। तो जब वो 1 नंबर से नहीं हुआ तो एक बार को फिर धक्का लगा कि शायद सरकारी नौकरी क्या पता किस्मत में ना हो। हाँ। तो फिर लेकिन उस टाइम पे एक और अटेम्प्ट देने की सोची कि भाई सीएपीएफ का एक अटेम्प्ट और देते हैं, और उसको जो तैयारी है उसी में देते हैं, क्योंकि अब एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा फैक्टर सर लक का भी आता है। तो ये सर हर हाँ स्टूडेंट के साथ है कि जब किसी भी एग्जाम में 1-2 नंबर से वो रहता है। मेरे हिसाब से वो असफलता नहीं है। वो उस हाँ एग्जाम से बहुत कुछ सीख के आया। पास जाना सफलता ही है। बस कभी कभी जो चयन नहीं हो पाता, तो वो उसके बाद में कुछ टाइम ऐसे ही मतलब निराशा रहती है कि अब क्या ही करेंगे, बढ़ गए, अपना होगा नहीं, किस्मत खराब है। पर फिर व्यक्ति जो अंततः लग जाता है तैयारी में। तो उस समय क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या मोटिवेशन रहती है कि यार अब करना ही है, चलो कोई नहीं, 2-4 दिन तो थोड़ा सा रहता है। सर, 2-4 दिन तो ऐसा रहता है कि भाई हमारा ही क्यों नहीं हुआ। हमारा ही क्यों नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने साथ में इंटरव्यू दिया होता है और उनका हो चुका होता है। तो लगता है हमारा भी कोई होना चाहिए था। हाँ, कोई 10 रैंक, कोई 15 रैंक, और हम लिस्ट से बाहर है। हाँ। फिर 2-3 दिन बाद जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो तब लगता है कि भाई हाँ, मेरे लिए सर उस टाइम ये काम किया कि भाई ये तो अटेम्प्ट हमने ग्रेजुएशन के साथ वाला दिया है। हाँ। और जिन लोगों का सिलेक्शन है वो तो 3-3, 4-4 4-4 अटेम्प्ट पहले साल दे से। चुके हैं, और 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ में है और 1 नंबर से सिलेक्शन छूटा है, तो शायद अगली बार जर्नी और अच्छी वेट कर रही है हमारे लिए। तो उस साल का अटेम्प्ट दिया मैंने, और उसमें हम 2 क्लासमेट थे, साथ में तैयारी करते थे। तो मेरी रैंक आई 13 और उसकी रैंक आई सीएपीएफ में 1। वाह, क्या हाँ, बात तो हम दोनों क्लासमेट के 1 और 13 रैंक आई, दोनों स्कूल से बैचमेट थे, सैनिक स्कूल में। तो सीएपीएफ और डिफेंस की जर्नी सर वहां पर एक बार के लिए खत्म हो गई कि भाई हाँ, एक डिफेंस में जो अचीवमेंट था हाँ। वो सर कर लिया। और उसके बाद सर वैकेंसी आई, आरएस का नोटिफिकेशन आया शायद सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में तब सर मेरा ये था कि भाई एग्जाम्स तो सारे देने, एग्जाम सारे देने। क्योंकि एक होता है कि आप लिमिटेड एग्जाम्स दोगे, बट मेरा और आप मानना तो था स्वयं कि दिल्ली थे। हाँ, मैं दिल्ली था। तो वैकेंसी आई तो मेरा 25
सितंबर को सीजीएल शेड्यूल था। सीजीएल तो मैं बोला कि सीजीएल को देने के बाद आरएस की भर्ती की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में शुरू तो कर दे, फिर मन ना लगे भाई सीजीएल भी छूट जाएगा। सीजीएल भी छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट का फाइनल रिजल्ट तो बहुत लेट आया है सर, भर्ती से पहले नहीं आया था। असिस्टेंट कमांडेंट का फाइनल रिजल्ट मेंस के 4 दिन पहले आया, आरएस के मेंस से पहले। तो फिर सर वो सीजीएल का मेंस प्री देके आरएस की तैयारी शुरू करी थी। पहली बार सर राजस्थान के फील्ड में घुसे थे अक्टूबर के अंदर, जब वैकेंसी आने के बाद। वैकेंसी आने के बाद तो जो लोग जिनको लगता है कि वैकेंसी आने के बाद तो क्या ही पढ़ा जाएगा, शुरुआत दमदार होनी चाहिए और फिर बाद में मेहनत, मतलब आदमी अगर ढंग से जी लगा के करे ना तो फिर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। और तो फिर उस समय जब दिल्ली बैठे थे तो सर्चिंग में आए हम, या क्या हुआ, बूस्टर अकेडमी को पहली बार कब देखा? सर बूस्टर अकेडमी को शायद बीच में 2-3 एग्जाम दिए थे राजस्थान के भी। उस समय लास्ट के मिनट में इकोनॉमिक सर्वे और योजना पढ़ते पढ़ते वो सर्च में आ गए, और शायद अन अकेडमी के पहले कोई वीडियो देखी थी, या एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन उस टाइम में कुछ हुआ कि भाई यहाँ करंट अफेयर्स वगैरह की मैराथन वो देखी हुई है। तो उस टाइम से ये जुड़ा हुआ है कि भाई यूट्यूब का जो कंटेंट है उसको धीरे धीरे करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे हो गया तो उनको कवर करना है वहीं से। तो फिर प्रारंभिक परीक्षा की टाइम जो है वो कैसा, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से, जैसे जनरली अब प्रारंभिक परीक्षा बच्चों के लिए है तो ऑनलाइन आपने ऑलमोस्ट पढ़ा है सब कुछ, तो प्रारंभिक परीक्षा में बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए थोड़ा सा? सर प्रारंभिक परीक्षा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि आप जो सिलेबस है ना उसको डिकोड करो, कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे क्वालिफाई करना। आपको एक ट्रिक आनी चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट्स में कवर करेंगे, ये सब्जेक्ट छोड़ने हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान हिस्ट्री मुझे आज भी नहीं आती, और आज भी मैंने टच नहीं करी, और मेरी रैंक भी आ गई। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये क्लियर था शुरू से कि इसके अंदर घुसना नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा फेल जाएगा। और अगर आप लिमिटेड सोर्स या लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे तो राजस्थान हिस्ट्री क्या रिवार्ड देती है, 7 से 8 सवाल प्री में, क्योंकि बाकी तो इंडिया का पार्ट है हिस्ट्री में भी। तो 7 से 8 सवाल के लिए आप इतना सारा पोथा पढ़ रहे हो, वो थोड़ा सा तो वो आपको हेवी है। इसके बजाय ज्योग्राफी के 2 रिवीजन एक्स्ट्रा कर लो, 2 रिवीजन एक्स्ट्रा रिवार्डिंग है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि सर सबसे पहले बुक लिस्ट बनाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो कि भाई पहले कट ऑफ 100 नंबर है, अब वहां कैसे पहुंचा जाए। अंदाजा नहीं था कि पेपर इस प्रकार के आएगा, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने की भी जो मेरी एक रणनीति है सर, उसको मैं मानता हूं कि सब लोग कहते हैं कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कि जितने सवाल आते हैं उतने अटेम्प्ट करो। इसमें सर मेरा एक थोड़ा सा ये जितने भी पेपर दिए उनसे एक अनुभव रहा है कि रिस्क रिवार्ड करती है। रिस्क रिवार्ड करती है। तो जैसे सीडीएस एनडीए जब हम पेपर देते थे तब शुरुआत के अटेम्प्ट में हमारे मान लो इन केस नंबर कम रहे, मेरिट में मान लो कम नंबर रहे, या फिर रिटर्न का स्कोर कम रहा है, तो उसका एक ही रीजन था कि हमने जितने आते थे उतने अटेम्प्ट किए, हमने रिस्क ही नहीं ली कभी। तो धीरे धीरे हमने सीडीएस में रिस्क लेनी शुरू की, तो हमारा अंतिम चयन नहीं हुआ, लेकिन फाइनल जो रिटर्न स्कोर है वो AIR 1 से भी ज्यादा था हमारा। अंतिम चयन नहीं हुआ क्योंकि इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं था, तो इसलिए नहीं था, लेकिन वो स्कोर ज्यादा होने का एक ही रीजन था कि हम रिस्क लेते थे। 120 सवाल है तो 120 ही कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 60-70 सवाल कहीं भी नहीं गए, 60-70 नहीं गए तो बाकी 50 में से 20-22 ठीक हो जाएंगे। पर वो मतलब नेट 10-12 पर रिस्क पड़ा हुआ हो तब ले, फिर एकदम ऐसे ही मतलब तुक्के मारने वाले रिस्क नहीं, तुक्के वाली नहीं। उसमें सर रिस्क होता है कि 2 में जो डाउट हो, 2 में डाउट, कभी कभार से 3 में डाउट होता है ना, जब आपको लगता है कि भाई ये चीज हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। जैसे मान लो विजयनगर है, तो अब विजयनगर में है तो उसमें एक ही शासक है जिसका बार बार आंसर होता है, तो उसको टिक कर सकते हो आप। ऐसे इंट्यूजन वाली जो रिस्क है ना उसको ले लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल RS का प्री दिया मैंने, मैं हिस्ट्री मैंने टच भी नहीं करी, हिस्ट्री टच नहीं करी, तो मैंने 144 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें भी हिस्ट्री में एक आध मैंने वो कर दिया कि भाई 144 अटेम्प्ट किया। तब भी मेरे को एग्जाम हॉल से बाहर निकल के ये था कि पेपर बहुत टफ है लेकिन सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल के बाहर आके था। RPSC की आंसर की आई 144 में से 60 गलत, 60 गलत, 20 उड़ गए, 80 बचे कितने, 64 के नंबर, 84। ठीक है, वैसे सबका अपना अपना, लेकिन इसमें सबकी अपना अपना अंदाज इसलिए भी होता है कि सर वो मैंने मान लो 10,000 MCQ 5,000 MCQ की प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नंबर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। भाई को MCQ जितना ज्यादा करोगे ना उतना ही है। मैं तो यही जनरली बच्चों को कहता हूँ कि भाई एकदम तुक्का नहीं मारना, लेकिन डाउट हो 2 में वहां तक रिस्क ली जा सकता, और रिस्क उतनी ली जाए जितने को कवर किया जा सकता हो।
मतलब अगर आप फर्स्ट फेज में पेपर दे रहे हो, आपको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन पहले राउंड में किए, उनमें से 100 में 80 में कॉन्फिडेंट हो, तो फिर बाद में जो है वो 100 से आके 20 और लिए जा सकते 20 और रिस्क लीजिए। लिए जा सकते हैं। अब 100 क्योंकि अपन 80 में कॉन्फिडेंट है, सही तो 70 ही होंगे। ऐसे सवाल को टिक नहीं करना जो कभी सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, वो नहीं टिक करना। अरे कोई कहीं मैथ में तुक्का मार दे तो मैथ हाँ। में तुक्का कौन मारना, कौन निकल रहा तो फिर रहने दो उसको। मैं तो रीजनिंग में तुक्के, कोई भी एग्जाम में नहीं, कोई भी एग्जाम में मैथ रीजनिंग का तुक्का नहीं। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी चीज बताई। और जो लोग जितने ज्यादा एमसीक्यू पीवाईक्यू करते हैं, रिवीजन मल्टीपल करते हैं, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देते हैं, उन लोगों का जो है वो हमेशा स्कोर प्रारंभिक परीक्षा के अंदर वो ज्यादा ही अचीव करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अगर नंबर अच्छे होते हैं ना, तो मेंस में एक सुकून होता है, उसको ज्यादा कट ऑफ के वीडियो नहीं देखने पड़ते हैं। ये तो उसको 20 दिन इंतजार नहीं करना। वैसे आरपीसी 15-16 दिन लेती है आजकल, लेकिन उसे इंतजार नहीं करना पड़ता, वो अगले दिन से ही अपने मेंस की तैयारी के अंदर रख सकता है। 1% मैं हमेशा पूछता हूँ बच्चों को, ये हर चरण में बूस्टर हमेशा सहभागी रहता है, हम तो यूट्यूब के माध्यम से। तो प्रारंभिक परीक्षा से पहले बूस्टर का जो माहौल रहता है उसके बारे में। प्रारंभिक परीक्षा से पहले सर जो मैराथन आती है, जो लेट नाइट मैराथन जिसको कहा जाता है, हाँ, तो मान लो 6 घंटे 8 घंटे 12-1 बजे तक जो मैराथन चलती है, वो वाला जो कंटेंट है ना, वो एक टॉप नॉच क्वालिटी कह सकते हैं उसको। क्योंकि उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे रट ही गया, एक रफ रजिस्टर लेके बैठो और उसको लिखते जाओ, डाटा लिखते जाओ। 10 बार आपने लिखा, हमने 20 बार लिख लिया, तो इकोनॉमिक सर्वे वो वहीं याद हो गया। हाँ, वो एक लास्ट में बच्चे को जो वो 5 सेम साल करंट अफेयर कितनी मैराथन थी, 20-30 मैराथन थी। हाँ, 20 से 21 इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो सब टिप्स पे हो गया कि किसने आर्मेनिया ने मिसाइल दी है, ये दी अभी भी यार कितनी बार आर्मेनिया ने मिसाइल दी थी पता नहीं। शिवा नात्रा है से जो शायद थाईलैंड पीएम का नाम हाँ। है, सारे याद हुए थे उस समय मेरे को भी याद है। और उसके साथ साथ हाँ, पिनाका तो ऐसे करके। और मैं ये लास्ट टाइम में क्या बूस्टअप कर देता है। मैं फिर बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का ये जो जमाना है, इसमें आपको जहां जो बेहतर मिले उसे आप जो है वो गेन करो, उसे अच्छा करो, रिवीजन करो, और उसके बाद में सेल्फ स्टडी मतलब दम लगा के करो। यही सिलेक्शन का यही मूल मंत्र यही है। 70% सर सेल्फ स्टडी। मैं तो करूँ 70%। ये मैं तो कर रहा हूँ कि सब कुछ रोल ही सेल्फ स्टडी का है। हाँ। आपको कोचिंग जो है वो एक बार निरंतरता देती है, एक डायरेक्शन आपको दे दी, एक कंटेंट आपको दे दिया, एक बार आपको पढ़ा दिया। पर मल्टीपल रिवीजन हमेशा सिलेक्शन के लिए लगते हैं। कम से कम 8 से 10 बार मिनिमम रिवीजन परी से पहले होने चाहिए, तो वो कोचिंग थोड़ी करवाती है। हाँ। वो रिवीजन फिर ये भी है कि सर एक ये होता है कि मार्केट में फोमो चलता है कि भाई आपने क्या किया, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आपको लगा कोई एक अच्छी पीडीएफ आई है, आपको लग रहा है कि उसमें 40 पेज में ही है, तो आपने कंटेंट ही स्विच कर दिया। स्विचिंग और तो वो बहुत कंटेंट स्विच करने की वजह से आप जीरो हो गए, आप सब्जेक्ट में जीरो, आप बहुत बेसिक सवाल गलत करके। बेसिक सवाल है। और इससे बढ़िया आप जो सेम कंटेंट जो आप पहले से किसी भी कोचिंग का कर रहे थे, उसको 2 बार और पढ़ लो, उसमें वैलिडेशन कर लो, वैल्यूएशन कर लो कुछ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे जनरली करते हैं क्या, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, स्पेशली आर्टिकल 16 ही पढ़ रहे हैं हम, या फंडामेंटल राइट ही पढ़ रहे हैं। आपने जब पहली बार जब पढ़ा, तब आपने फंडामेंटल राइट, जैसे जनरली मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लगभग 20-22 घंटे लेता हूँ, डिटेल से आपको जो 7-8 दिन में पढ़ाया। अब हमारी क्या आदत होती है, लास्ट तक जल्दी रिविजन। तो जो पहली बार पढ़ा था वो डिटेल पढ़ा, लेकिन रिविजन के टाइम उसको देखा ही नहीं गया, या फिर लास्ट में कोई शॉर्ट के चक्कर में पड़ गए। तो अब वहां पर काका कालेकर आयोग, मंडल आयोग, ये सारे संविधान संशोधन सारा मिस ही हो गया। आप केवल टाइटल रटने के ऊपर चले गए, और उससे काम नहीं चलेगा। और फिर एग्जाम से आके देखोगे नोट से सवाल था, लेकिन अपने से नहीं हुआ। ये हमेशा होता है, बच्चों के साथ बहुत बार होता है। अब जैसे आप अगर नेशनल जो आपका चाइल्ड कमीशन है उसको पढ़ रहे हो, तो केवल लास्ट में बच्चा क्या करता है, स्थापना कब हुई, आयोग के अंदर कितने लोग हैं, उनका टेन्योर क्या है, अपॉइंटमेंट क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है। अब उसके 8 इनिशिएटिव है, वो नहीं पढ़े कि उन्होंने कौन सा पोर्टल चालू कर रखा है, उनका नया ऐप क्या है, उनकी पहल क्या है, वो नहीं पढ़ा, फिर वो मिस हो गया। वो था, लेकिन रिवीजन के टाइम में भागा दौड़ी में, जैसे नीति आयोग में नीति आयोग की मेरे हिसाब से कम 10-12 रिपोर्ट है, 3 उसके इंस्टीट्यूट है नीति आयोग के। हाँ। ठीक है ना, उसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है नीति आयोग का, जो कि योजना आयोग से बना है। तो अब लास्ट में अपन बस केवल पूर्णकालिक सदस्य इतने होते हैं, पहला अध्यक्ष, दूसरा, वो एक मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है। उससे मेंस में भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि पहले डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ कोर सब्जेक्ट्स को, तो मेंस में फिर बाद में उनको पढ़ने में रह जाता है बच्चा। हाँ सर, वही जो कोर सब्जेक्ट, जो प्री वाले सब्जेक्ट मेंस में वापस पढ़ने पड़ रहे हैं फिर। हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी और जनरल साइंस जो 5 सब्जेक्ट है, आगे जाके 350-400 का मटेरियल बन जाता है। वो मटेरियल जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कॉमन है, उससे अगर बहुत सारे लोगों से मैं देखता हूँ कि मेंस के अनुसार इकोनॉमी पढ़ेंगे,
अब मेंस के अनुसार पॉलिटी पढ़ेंगे, भाई साहब पहले ही पढ़ Same लेते ही। हैं। मेंस के अनुसार पढ़ने के लिए हिंदी अंग्रेजी छोटे सब्जेक्ट है, निबंध उन पे फोकस करो। फिर मुख्य परीक्षा पे आते हैं, तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य परीक्षा की फिर जब तैयारी आपने करी, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, क्योंकि उस समय आपके पास 6 छोटे सब्जेक्ट थे, उनको आपको कवर करना था। छोटे सब्जेक्ट की आज भी जो है वो मार्किंग बहुत ज़्यादा हैवी है। कुछ 2023 वालों की अभी आई है कॉपीज, तो बहुत कम नंबर दिए हुए हैं। जैसे मैनेजमेंट में कहीं को 1-1 0-0 नंबर मिले, नंबर कम आते हैं, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ता है, क्योंकि मेंस में एलिमिनेशन नहीं चलता। हाँ। वहां आप ये नहीं हो सकता कि इसको स्किप करके मैं ये कर लूं। ठीक ठाक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन छूट भी जाए, चलो ठीक है, अब तो रहे नहीं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, लेकिन सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वहां क्या अप्रोच रही? वहां सर 20 फरवरी को रिजल्ट आया था। हम्म। 21 फरवरी को हिंदी देखनी शुरू करी। हाँ। 21 फरवरी को पहली बार 12वीं 10वीं के बाद हिंदी पढ़ी। ओके। तो हिंदी पढ़ी, तो हिंदी और इंग्लिश मेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, वो है पेपर 4। पेपर। और पेपर 4 के शायद नंबर मेरे 80-85 ही हो मिला के, क्योंकि हिंदी के अंदर व्याकरण में 50 में से 15 ही आए मेन पेपर में। ठीक है, हो सकता है नंबर 80-85 हो, लेकिन 20-22 टेस्ट मैंने 2 से 5 गैप में लिख दिए थे। 20-22 टेस्ट प्रॉपर 2 से 5 में। 15 तो बूस्टर वाले टेस्ट थे सर, उनमें 12-13 लिखे हुए टोटल। 12-13 लिखे थे। हाँ, तो 12-13 उनमें से भी लिखे हुए हैं। तो वो जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट को लिखना ही शायद 80 आए होंगे, तो हो सकता है वो 50 भी आ सकते थे। हिंदी 0 भी तो हो सकती है। देखो, राजस्थान के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है कि मेंस का टेस्ट लिखना ही। हाँ। आंसर राइटिंग की चलो बात सारी कर लेंगे, पर लिखना कोई नहीं चाहता। आपने खुद ने टेस्ट सेंटर पे देखा था, शुरू में तगड़ी भीड़ थी, फुल। लास्ट में जब आप 15 टेस्ट तक पहुंचे, तब तक मेरे हिसाब से वहां पे संख्या बल 20% भी नहीं रहा होगा। नहीं देते हैं लोग टेस्ट के साथ, ये है। तो टेस्ट तो देखो लिखना बहुत जरूरी है। और एक बच्चे जो अभी 12th के बाद जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको एक मैसेज देना चाहूंगा मैं। जैसे आज मैं और कुलदीप इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि मेरे हिंदी के अंदर ग्रामर में थोड़े नंबर कम रहे हैं सर, और वो खामियाजा इतना होता है 10-12 नंबर का कि आज 221 पर है ना, वो हाथों हाथ आप जो 45 पे जा सकते थे। 12 नंबर। हाँ, 12 नंबर से आप जो, नंबर हाँ से 12-13 नंबर से आप 50 रैंक पे भी जा सकते थे। और अब चलो अगली बार और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, लेकिन इस जर्नी का अंतर कितना है? इसका अंतर है तहसीलदार से एसडीएम के बीच का 10 साल का अंतर। ये अपने आप में एक डिफरेंस है। इसको सही कैसे कर सकते हो? 12th तक हमने सब कुछ पढ़ा है हिंदी अंग्रेजी, हम कॉलेज में भूल ही तो रहे ना वो। बस उसको कॉलेज में मत भूलो, उसको कंटिन्यू रख लो। लैंग्वेज ऐसी चीज है, कंटिन्यू रहेगी तब तो इंप्रूव होएगी। इसको 3 महीने में, जिसको जो इंग्लिश मीडियम का है वो हिंदी कवर नहीं कर सकता 3 महीने में, जो हिंदी मीडियम वाला है वो 8 महीने में अंग्रेजी कवर नहीं कर पाता। हाँ। ये सिंपल बात है। और हमारे यहाँ पढ़ते कौन? हिंदी इंग्लिश कब पढ़ते हैं? परी के बाद। हाँ। ये एक अप्रोच, हिंदी इंग्लिश जो है वो परी के बाद ही जनरली पढ़ता है। तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा 12th पास के जो बच्चे, आरएस को टारगेट करके हम दोनों से ये जरूर सीखना। मैं खुद 4th पेपर में मैंने खूब फोकस किया, तब जाके इंप्रूवमेंट हो गया, 100 नंबर तक पहुंचे। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो, अंग्रेजी मेरी इंप्रूव बहुत मुश्किल से हुई भाई, मैं लगा रहा उसके अंदर, मैंने जितना पढ़ना था उतना पढ़ा, लेकिन टाइम लगता है इन चीजों में, क्यों? लैंग्वेज टाइम लेती है। लैंग्वेज ऐसे नहीं सीख सकते ना सर, इंग्लिश तो सीखनी पहले से शुरू करी थी। हाँ, तब जाएंगे भाई। कोई मतलब हिस्ट्री या इकोनॉमी का टॉपिक नहीं है कि नीति आयोग पढ़ा और 4 घंटे में कवर किया अब पारंगत है ना। 3 महीने में ज्योग्राफी पढ़ी अब पारंगत है, अब इसे कवर कर लेंगे। लैंग्वेज के अंदर तो कोई दायरा नहीं है ना, प्रॉपर सिलेबस नहीं है। और अब जब से सर ये सिलेबस चेंज हुआ है, नो इंग्लिश नो आरएस, ये भी आप वो कह सकते हो। अब नो इंग्लिश नो आरएस है। ये हो सकता है। ऐसे इंग्लिश मीडियम को बेनिफिट कर दिया कि भाई 40 नंबर का इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखेंगे, वो हिंदी का व्याकरण कम कर दिया, हिंदी का व्याकरण कम कर दिया, तो अब नंबर आएंगे कहाँ से? अब नंबर आएंगे क्योंकि 30 नंबर जो व्याकरण में अभी 30 की है, जो 50 की थी, वहां 20-22 नंबर की लीड थी हिंदी मीडियम के पास, और इंग्लिश मीडियम वाला 17-18-20 तक पहुंचता था, और वो पहुंचते 34-38। 34-38। तो वो जो गैप है, और फिर उसके बाद ऐसे में हिंदी मीडियम वाले 20 में से 12-13, इंग्लिश मीडियम वाला 6 नंबर, तो वो 6 नंबर, तो ये 30 नंबर की जो गैप है, वो गैप कहीं निकलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी तो 40 नंबर का ऐसे है, उसमें से इंग्लिश मीडियम भी बराबरी नंबर ले आ सकता है, लेके आ सकता है। तो अब आने वाले जो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं ना, उनको मैं ये कहूंगा कि अपनी इंग्लिश को और अच्छा और इम्प्रूव करो, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि नो इंग्लिश नो आरएस वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है वो आने वाला है। हाँ। और इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी एटलीस्ट 12 तक की इंग्लिश को अच्छे से करके जाओ, ताकि ग्रामर कंपोजिशन वाला पोर्शन हम कवर कर सके। उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट में रोमांच तो बना रहता है। हाँ। लेकिन पढ़ते हैं वैसे भूलते भी हैं। अगर रिवीजन साइकिल में जल्दी कोई सब्जेक्ट नहीं आया, 10-12 दिन तक अगर नहीं आया, तो फिर भूलेंगे भी। तो इसके लिए क्या किया जनरली?
इसके लिए सर जो छोटे सब्जेक्ट जो शुरू किए ना, हम्म उसको पहली रीडिंग मान लो 60 पेजों की समरी शीट है, मान लो 20 पेज है, तो पहली रीडिंग कर दी उसको 1-1.5 दिन में। वो पहली रीडिंग करने के बाद 2-3 दिन बाद एक बार उसी सब्जेक्ट को वापस रीड कर दिया, तो एक हफ्ते में छोटे सब्जेक्ट को एक को साथ रखा और एक बड़ी सब्जेक्ट को, तो ऐसे करके हफ्ते वाइज प्लान, और बीच में हिंदी इंग्लिश चलने चाहिए। तो ऐसे करके ताकि क्या हुआ कि वो जो छोटा सब्जेक्ट है वो 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ लिया उस हफ्ते में, तो उसकी वजह से वो छोटे सब्जेक्ट कुछ ना कुछ याद रह गया। अगर मान लो 2 वीक का गैप भी आ गया, फिर भी कुछ हद तक याद है, क्योंकि आपने 2-3 बार पढ़ा है। और एक चीज मैं कर रहा हूँ जो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, ये 2-3 रीडिंग के बाद अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसमें एक रीडिंग से तो सर समझ में नहीं आएगी। हाँ चलो, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, मतलब कह सकते हो कि हम लोग पढ़ा देंगे, आप पढ़ लोगे। अगर मैं हमारे टाइम बताऊं तो स्पेशली इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। तो मेरे को खुद को याद है, मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स दिल्ली से यूपीएससी के मंगवाए, अतुल फोटो स्टेट है एक मुखर्जी नगर में, तो वहाँ से नोट्स मंगवा के और उनको जो वो 3 रीडिंग लगा ली धीरे धीरे ना, 3 रीडिंग बैक टू बैक लगाई, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर धीरे धीरे आदमी उन चीज़ों को गूगल पे सर्च करता है, थोड़ा वैल्यूएशन करता है, कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाने की कोशिश करता है, तो उसे समझ जाता है ना। अब जैसे इंटेलिजेंसी के टाइप थे, उसकी जो थ्योरीज थी, 8-9 थ्योरी आती हैं, साइकोमेट्रिक अगर लगाती है, एक जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग आती है, तो उसमें क्या अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा, 1 फैक्टर क्या था, 2 फैक्टर क्या था, ये धीरे धीरे उनको पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लेना। अगर हेडिंग्स याद रह जाए तो अंदर धीरे धीरे आंसर राइटिंग सब कर 3-3 वो पॉइंट याद रहने लगे, पॉइंट भाई याद इसने इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा, ये तो कहा ये था। 3 वर्ड इसके हैं। 3 फिर वर्ड छोटी छोटी न्यूमेरिक्स बना लो, ट्रिक्स बना लो, हाँ, तो उनसे थोड़ा ज्यादा याद रहता है, थोड़ा अच्छा याद रहता है। तो मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार की जब तैयारी प्रारंभ की, तो उस समय क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या सबसे पहले जो बूस्टर आप मेरे हिसाब से पधारे थे? हाँ सर, साक्षात्कार जब डेट्स नहीं आई थी तब भी सर आया था मैं, एक दो आइस ब्रेकिंग सेशन के अंदर आया था। आइस ब्रेकिंग सेशन राजस्थान में मतलब पहला इनिशिएटिव था, इससे पहले कभी राजस्थान में आइस ब्रेकिंग सेशन पिछले 2 साल से हो रहा है। हाँ, हम 2 साल से आइस ब्रेकिंग सेशन कर रहे हैं। तो ये आइस ब्रेकिंग सेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये सर सही था, जिसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स तैयार करनी है आपको इंटरव्यू में भाई ने इतने ज्यादा जो है वो सीडीएस के दे रखे थे, तो इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही बेहतर थी, है ना। उसके बाद में तो मैं कुलदीप से मिला, उसके बाद में कुलदीप ने जो है वो 2-4 कंटेंट के अंदर उस समय 2-4 इश्यूज चल रहे थे, वो बना के भी दिए। इंटरव्यू वाले बच्चों को जो कंटेंट दिया जाता था उसमें से कुछ कंटेंट जो कुलदीप ने भी बना के दिया, कुछ गजेंद्र जी ने बना के दिया, ऐसे पूरी एक जो विंग थी। लेकिन जब यहाँ आए तो आइस ब्रेकिंग एक नया इनिशिएटिव था, जिसमें 3-4 लोग बैठे हैं, 20-30 बैठे हैं, चर्चा हो रही। हर कैंडिडेट की प्रोफाइल के बारे में क्या चीज तैयार करनी है ये भी थी, और फिर मान लो आपकी जगह से क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कुछ हॉबी, ये सब चीजें कैसे मेंशन करनी है, कैसे डेफ भरना है, ये सब जो सेशंस थे ये फ्रूटफुल सेशंस थे सर। उसके साथ साथ जो है वो क्या बोलते हैं, आपका प्रेफरेंस भरना, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था ये। तो सबके ऊपर काफी अपने डिस्कशन किया। उसके बाद में मॉक इंटरव्यूज, अच्छे पूरा सीनियर पैनल। हाँ, मॉक इंटरव्यूज के अंदर पैनल बहुत सीनियर था, और मॉक इंटरव्यूज के अंदर एक्सपीरियंस भी अच्छा था कि भाई रिलेवेंट आपके आसपास के क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम सवाल मॉक में पूछना है। सीनियर पैनल का ये फायदा होता है। हाँ, क्योंकि सीनियर पैनल जब एक्सपीरियंस होता है ना सर, वो इररिलेवेंट सवाल नहीं पूछ सकते। फिर उनको पता है कि भाई हाँ, ये एक लेवल है जिससे ओपिनियन टेस्ट किया जा सकता है। ओपिनियन और फैक्चुअल इंटरव्यू में फर्क होता है, तो ओपिनियन इंटरव्यू वाला थोड़ा सा एक कैंडिडेट को जान भी अच्छे से सकता है पैनल, तो क्योंकि सीनियर प्रोफेसर थे, हाँ, रिटायर्ड आईआरएस थे, रिटायर्ड आरएस थे, तो वो सब रिटायर्ड लोग होते हैं ना, तो वो एक उम्र के उस तकाजे में होते हैं कि उनको वो अनुभव होता है, और अनुभव ही सबसे इम्पोर्टेंट है साक्षात्कार में। और बूस्टर के साक्षात्कार प्रोग्राम चारों तरफ चर्चा में था, ये था कि कहीं देवो न गए देवो, बूस्टर में तो मॉक जरूर देख के आओ। एक मॉक तो ये जो है हमेशा चलता बच्चों का। तो ये सारी बातें हमने सुनी। उसके बाद अब और आप बच्चों को जो नए 12th करके, नौका का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा, पूरे क्षेत्र का लगभग 10-11 जो सिलेक्टेड हुए। हमारे सुजानगढ़ का भी लगभग 5-6 लोग जो सिलेक्ट हुए, तो अच्छा रिजल्ट रहा। तो आप नए वाले जो बच्चे हैं उनको तैयारी करना चाहते हैं, उनसे आप जरूर 5-7 मिनट जो आप इनको समझाना चाहो उनको समझाओ आप। देखो, जो भी नए लोग हैं जो 12th पास करके डायरेक्ट आ रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप 12th के बाद कॉलेज में जाइए, कॉलेज की एजुकेशन करिए, बढ़िया कॉलेज के अंदर पढ़ाई करो। कॉलेज में 3 साल में आप एक्सप्लोर करो लाइफ को, बिकॉज जितना जल्दी आपको ये तैयारी के फील्ड में आओगे, उतना ही आपको कम एक्सपोजर मिलेगा, और कम एक्सपोजर की वजह से आपका सिलेक्शन शायद 4-5-6 साल तक रुकता रह जाएगा वो। तो सबसे पहली बात जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कॉलेज करिए, अच्छी डिग्री करिए,
DU JNU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और वहां से तैयारी करिए किसी भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन है तो आपको कहीं भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, बट एट द सेम टाइम आप कॉलेज एजुकेशन जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरी जरूर करिए। फिर सेकेंडली ये है कि फेलियर से सीखते जाइए, फेलियर्स को खुद पर हावी मत होने दीजिए। किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी फेलियर हो तो सबसे पहला जो आदमी या फिर पहला जो ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके साथ खड़ा है वो आपका परिवार। तो आपके परिवार से बात करिए, माता पिता भाई बहन इनसे शेयर करिए। जैसे मैं मेरे बड़े भैया के साथ मान लो टेस्ट डिस्कशन है, या फिर बड़ी बहन के साथ टेस्ट में नंबर नहीं आए, कोई रिजल्ट सही नहीं आया, तो बहन भाई के बीच में जो ये डिस्कशन होता है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपनी जो थॉट्स है उनको वेंट आउट कर सकते हो। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस करिए आप आराम से। और फिर उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि मान लो मेरा केस है कि भाई बहुत ज्यादा बार सिंस आई ग्रेजुएटेड इन 2023 ओनली, बट तब तक एनडीए की असफलता, फिर उसके बाद सीडीएस वगैरह की असफलता, तो अगर आप इतनी असफलताओं से जूझ रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंस लेकर चलिए कि आप में गड़बड़ नहीं है। इस चीज को आप मानिए कि अपने जो सेल्फ को है ना उसको नीचे मत होने दीजिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। उस कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिए। नहीं हो रहा मतलब हो सकता है उस पेपर की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे, वो इंट्रोस्पेक्शन से हो जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो वो इंट्रोस्पेक्शन से भी सही नहीं हो पाएगा। तो यही तीन मोटी मोटी मेरी तरफ से सलाह रहेगी एस्पिरेंट्स को। और फिर एक और सलाह है कि आप रीडिंग की हैबिट को पालिए। रीडिंग की हैबिट इन द सेंस कि आप अखबार पढ़िए रोज, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका माध्यम है वो पढ़िए। अब तो देखो पेपर 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों अखबार पढ़ सकते हो, तब भी पढ़िए। हिंदी वाला इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश वाला हिंदी पढ़े। हिंदी वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आए तब भी कोई लुभावनी कोई अट्रैक्टिव न्यूज पढ़ ले, ताकि हो सकता है ईजेएमआर की गलतियां तो कम हो, सेंटेंस फ्रेमिंग तो सीखे। तो ये सारी चीजें आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़पेपर इज द ओनली की। इस बार भी मेंस का पेपर देखोगे, जिन जिन लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है उनको बहुत फायदा हुआ है। तो इसी अप्रोच से आपको तैयारी करनी है और इसी अप्रोच को जारी रखना है। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन।